सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो हम पाठ पढ़ रहे थे मेरे संग की औरतें। इस पाठ को अब मैं आपको एक सारांश के रूप में समझा देना चाहती हूँ, ताकि आपका पूरा पाठ आपको एक नज़र में समझ में आ जाए। तो ये जो पाठ है यह एक संस्मरण है। इस पाठ के माध्यम से हिंदी की सुपरिचित कथा लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने सगे संबंधियों के जीवन और उनकी कार्यशैली का वर्णन करते हुए जीवन की तमाम विशिष्ट घटनाओं और ऊहापोह को जन सामान्य के अनुभव क्षेत्र की वस्तु बनाकर प्रस्तुत किया है। यह जो पाठ है प्रमुखतः महिला और नारी जीवन के इर्द गिर्द घूमती। इस पाठ की केंद्रीय संवेदना आज की नारी की प्रगतिशीलता और आज से पहले के स्त्री समाज की पारंपरिकता का सम्मिश्रित रूप प्रस्तुत करती है। लेखिका ने अपने अलग अलग संबंधियों के चरित्र एवं कार्यशैली का यहाँ पर वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम जिनके विषय में जानेंगे वो थी लेखिका की नानी। लेखिका की यादों में नानी का प्रवेश। लेखिका की नानी कम पढ़ी लिखी, वह पर्दानशी औरत थी। मरते समय अपनी इकलौती बेटी के विवाह की उनको चिंता थी। अर्थात जो लेखिका को सबसे पहला चरित्र, सबसे पहला पात्र याद आता है वह थी लेखिका की नानी। और नानी कैसी थी? कम पढ़ी लिखी थी, पर्दानशी यानी पर्दा करने वाली थी। और उन्होंने अपने पति अर्थात जो लेखिका के नाना जी थे, जो विलायत में पढ़े लिखे थे, कभी मुंह खोलकर उनसे बात नहीं की थी। लेकिन जब उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें लगा कि उनका अंतिम समय निकट है, तो अपनी बेटी के विवाह की उनको चिंता सताने लगी और सब लिहाज छोड़कर उन्होंने लेखिका के नाना जी के मित्र प्यारेलाल शर्मा से बात करने की इच्छा जाहिर की। जब उन्होंने इच्छा जाहिर की तो नाना जी ने अपने मित्र को वहाँ पर बुला लिया। नानी द्वारा अपनी बेटी के विवाह की जिम्मेदारी अपने पति के मित्र को देना और अपनी बेटी के लिए स्वतंत्रता सेनानी वर ढूंढने के लिए कहना। अर्थात जब नानी ने अपने पति के मित्र यानी नाना जी के मित्र को अपने यहाँ बुलाया तो उनसे कहा कि उनके बेटी के विवाह की जिम्मेदारी वे उन्हें देती हैं, यानी पिता को नहीं बल्कि उनके मित्र को उन्होंने अपने बेटी के विवाह की जिम्मेदारी दी। और उनसे कहा कि लेकिन वर साहब न हो, साहब नहीं ढूंढना है बल्कि आज़ादी का सिपाही हो। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए इतना जुनून होगा। यानी जिसने कभी अपनी आज़ादी की फिक्र नहीं की, वो देश की आज़ादी के लिए उनके मन में इतना प्यार था, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। लेखिका की माँ का विवाह स्वतंत्रता सेनानी से होना एवं सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत अपनाना। लेखिका की माँ अत्यंत खूबसूरत, कोमलांगी एवं सत्यप्रिय थी। घर परिवार की एक सम्मानित व्यक्ति थी। अर्थात इस प्रकार लेखिका की माँ का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से कर दिया गया। स्वतंत्रता सेनानी जो लेखिका के पिता थे वह काफ़ी साधारण परिवार से थे और इस कारण लेखिका की माँ को भी एक उच्च परिवार से होने के बावजूद भी सादा जीवन, उच्च विचार का जीवन अपनाना पड़ा। इस सिद्धांत को उन्हें अपनाना पड़ा। जो लेखिका की माँ थी वह बहुत खूबसूरत थी और कोमलांगी थी। उनकी जो शरीर था वह बहुत ही कोमल था और वह सत्यप्रिय थी, यानी हमेशा वह सत्य बोलती थी। और उनके इन्हीं गुणों के कारण वह परिवार की एक सम्मानित व्यक्ति थी। परिवार में उनका सम्मान होता था। अब दूसरा जो पात्र है वह है
लेखिका की परदादी। लेखिका की परदादी, उनके विषय में लेखिका ने क्या क्या बातें यहाँ पर बताई हैं वो हम जान लेते हैं। लेखिका की परदादी का परिचय, जिन्होंने अपनी पतोहू के लिए पहली संतान के रूप में लड़की की मन्नत मांगी एवं परिवार की सुनी हुई नामी चोर और मांझी की कथा को याद करना। लेखिका ने इसमें क्या क्या याद किया है अपनी परदादी के विषय में? उन्होंने याद किया है कि लेखिका की जो परदादी थी, उनकी जो परदादी थी वह इस तरह की थी जिन्होंने अपनी पतोहू यानी अपने पौत्र की बहू के लिए पहली संतान के रूप में लड़की की मन्नत मांगी थी, जो कि समाज की लीक से हटकर थी। क्योंकि समाज में अपनी बहू के लिए लोग लड़के की मन्नत मांगते हैं, लड़की की मन्नत नहीं मांगते। तो इस तरह उन्होंने समाज में लीक से हटकर काम किया। दूसरा, उन्होंने अपनी परदादी के विषय में एक नामी चोर की कहानी सुनी थी। परदादी की विशेषता क्या थी? परदादी की विशेषता थी कि वे ईश्वर की परम भक्त थीं एवं अपने अपरिग्रह के नियम को मानती थीं। इसलिए स्वयं के लिए कभी 2 से ज़्यादा धोती अपने पास नहीं रखी। जो लेखिका की परदादी थी वह ऐसा मानती थी कि ज़रूरत से ज़्यादा कभी इकट्ठा नहीं करना चाहिए, और उन्होंने यह नियम बना रखा था कि उनके पास केवल 2 धोतियाँ थीं, और उन्होंने यह नियम बना रखा था कि अगर कभी ईश्वर की कृपा से उनके पास 3 धोतियाँ हो जाएंगी तो वह तीसरी दान कर देंगी। इस तरह का उनका व्यक्तित्व था। आप लोगों को जो चोर की कहानी है वो तो याद होगी। चलिए एक बार मैं फिर से आपको बहुत संक्षिप्त में बता देती हूँ कि एक समय जो नकुड़ की हवेली थी उसके सभी मर्द यानी पुरुष जो हैं वो बारात में गए थे और घर पर औरतें सज धज कर नाच गाने में लगी थीं। एक चोर किसी उनके जो घर था उसमें चोरी के इरादे से पहुंचा, लेकिन उसमें मांझी थी। मांझी अर्थात लेखिका की परदादी थी, और वे आहट पाकर उसी से पानी पिलाने के लिए कहने लगी। यानी जैसे ही उन्होंने चोर के आने की थोड़ी सी आवाज़ सुनी तो उन्होंने उसी से कहा कि भाई ज़रा पानी पिला दे। उसने कहा कि भाई मैं तो चोर हूँ, मैं कैसे पिला सकता हूँ। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि भाई ठीक है, चोर है तो हुआ करे, अच्छे से हाथ धो लेना और कपड़े से छान कर पानी भर लाना। और परदादी ने उससे पानी मंगवाया, उसे भी आधा पिला दिया और उसको सीख दी कि भाई अब तू आज से मेरा बेटा हो गया, अब चाहे तो तू चोरी कर और चाहे तो तू खेती कर। इस तरह परदादी ने एक नामी चोर को भी इंसान बना दिया। जो लेखिका की दादी थी वो भी, उनकी सोच भी समाज से अलग थी। कैसे अलग थी? लेखिका की जो दादी थी, जिन्होंने अपनी बहू से कभी काम नहीं करवाया और कभी उन्हें सास की तरह ताने भी नहीं दिए। यानी वह जो लेखिका की माँ थी वह घर का कोई काम नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने कभी उनसे काम करने के लिए कभी ज़िद भी नहीं की, बल्कि वह उनका पूरा सम्मान करती थी। वह उनकी विशेषताओं को जानती थी, इसलिए कभी उन्होंने लेखिका की माँ को काम करने के लिए नहीं किया, और जो परिवार था उसमें लेखिका की माँ का पूर्ण सम्मान किया। अब आगे बढ़ते हैं कि लेखिका को पुस्तकों से कैसे प्रेम हुआ, लेखिका किस तरह से पुस्तकों से जुड़ी, लेखन के प्रति आकर्षित हुई। तो इसके लिए एक उन्होंने घटना का जिक्र किया है कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का जश्न मनाया गया। हमारा देश जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो इस उपलक्ष्य में जश्न मनाए जा रहे थे। लेकिन उसी समय लेखिका जो थी वो बीमार हो गई थी, उन्हें टाइफाइड हो गया था, और टाइफाइड उस समय ऐसा रोग माना जाता था जिसके कारण लोगों की जान भी चली जाती थी।
इसलिए डॉक्टर ने उन्हें उस जश्न में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी। जश्न में शामिल न हो पाने के कारण लेखिका का रोना एवं उन्हें चुप कराने के लिए पिता का उन्हें ब्रदर्स कारामजोब उपन्यास पढ़ने के लिए देना। तो जो लेखिका थी, जब वह उस जश्न में नहीं जा पाई तो इस कारण लेखिका रोने लगी। लेखिका की उम्र जो है वो उस समय 9 वर्ष की थी, और 9 वर्ष की उम्र ऐसी होती है कि उस समय लेखिका कहती है कि ना तो मैं इतनी छोटी थी कि एक गुड़िया देकर बहल जाती, और ना मैं इतनी बड़ी थी कि डॉक्टर्स ने जो परामर्श दिया था उनके परामर्श को मैं समझ पाती। तो मैं बराबर रोए जा रही थी, यानी लेखिका जो है वो बराबर रोए जा रही थी। तो जब घर के सब लोग चले गए तो लेखिका के जो पिता थे उन्होंने लेखिका को एक ब्रदर्स कारामजोब, जो रूसी उपन्यासकार हैं दोस्तोयेवस्की, उनका उपन्यास उन्हें पढ़ने के लिए दिया, ब्रदर्स कारामजोब। और जब लेखिका ने उस उपन्यास को पढ़ा तो वे लेखिका जो हैं वो उपन्यास पढ़ने में इतना व्यस्त हो गई कि उस उपन्यास को उन्होंने कई बार पढ़ लिया, और उस उपन्यास से वे इतना प्रभावित हुई कि जब वे भविष्य में लेखन कार्य से जुड़ी, लेखन कार्य करने लगीं, तो उस उपन्यास का उनकी कई रचनाओं पर प्रभाव पड़ा। अर्थात उस समय उन्हें याद नहीं था कि वे क्या पढ़ रही हैं, क्या उन्हें याद है, लेकिन उसका उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि जब वह लेखन करने लगी तो उनके लेखन में भी उस उपन्यास का प्रभाव दिखाई देता था।